डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं अपना नया सेशन स्टार्ट 2024-25 मैथमेटिक्स। ठीक है, हम लोग इस चैनल में जितने भी चैप्टर्स हैं उसका फुल इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे और उससे जुड़ी हुई जितने भी एमसीक्यू और जब कब एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, सभी को हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए, आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप आईसीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं, ये टॉपिक आपका तीनों के अंदर है और सेम ही है, बस चीज़ें आगे पीछे करके आपको अरेंज कर दी जाती हैं। तो देखिए, तो हम लोग समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या। तो देखिए, हम लोग क्लास 10 की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग इस तरह की चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, और आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता था, तो आप क्या करते थे, 2 - 7, तो 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है। देखिए, 2x + 7 = 2 कुछ भी दे देगा, इसे हम लोग कहते हैं LX + M इज इक्वल्स टू 0। इस तरह के इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ये सब हम लोग पढ़ कर आए हैं। ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है। आप कहेंगे सर समझ कैसे आएगा कि कोई भी टर्म मेरा लीनियर इक्वेशन है। ये समझने का मतलब आपको एक ही है कि पावर, क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं या फिर कहा जाता है डिग्री ऑफ एक्स। उस पूरे इक्वेशन के अंदर आपकी एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री कहलाती है। तो पूरे इक्वेशन में बताइए एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जब डिग्री 1 हो जाए, कभी भी किसी भी इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा देखिए, एक्स की कितनी डिग्री है, 1, यानी इसका मतलब भी होगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स ओनली 1, यानी जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा, उसका वैल्यू होगा। अब बात सुनिए, इसका वैल्यू का मतलब क्या है। क्या वैल्यू का मतलब है कि जैसे ही मैं इस वैल्यू को इसके अंदर पुटअप कर दूंगा, LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि अगर मैं इस 2 को इधर लेके चला आऊँ तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2x + 5। देखो, क्वाड्रेटिक जानने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रूट किसे कहते हैं, तब ना हम लोग क्वाड्रेटिक को अच्छे से समझेंगे। तो इसका ये इस तरह का फॉर्मेट है कि इधर आपको 0 चाहिए ही चाहिए। इस देखिए, इस फॉर्मेट में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू जो आपने निकाली है वो वैल्यू इसके अंदर जैसे पुटअप करते हैं, देखिए जैसे इसके LHS में मैं पुटअप करूँगा, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 कट के क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, आया ना। तो इसे कहा गया है डिग्री। अब इसको सब डिग्री को अच्छे समझते हैं। डिग्री क्या है, अगर आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, ठीक, सॉल्व किया, एक्स की जो वैल्यू आई, एक्स की जो वैल्यू आई, ठीक है, उसे कहते हैं रूट्स। ठीक है, अब एक्स की कितनी सारी वैल्यू आएगी आपको देख के बता देना, कितनी सारी वैल्यू आ सकती हैं, उसे कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है, डिग्री। जैसे मैंने इसका देखा, एक्स का पावर कितना है, 1, तो मैं समझ गया एक्स की कितनी वैल्यूज होगी, एक ही वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है, और वो वैल्यू जैसे ही मैं उसके नॉर्मल इक्वेशन में डालूंगा वो क्या होगा, 0 दे देगा मुझे। तो एक्स की इस वैल्यू को क्या कहा गया, जिसको वैल्यू को पुटअप करने पे, अगर सारे टर्म को मैं इधर ला दूँ, इधर 0 कर दूँ, एक्स की जिस वैल्यू को पुटअप करने से पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, जीरोज। क्या कहा जाता है, जीरोज। और अपने इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू निकाला है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, रूट्स। किस नाम से जाना जाता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या कहा जाता है, और आपने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली ना, तो इसे क्या कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब आपने अभी तक क्या क्या किया है, अभी तक इसने आपने जैसे सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू निकाली, वो एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी, -5/2 क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ इक्वेशन। जीरोज ऑफ इक्वेशन क्यों, जैसे इस वैल्यू को मैं इक्वेशन में डालूंगा वो 0 हो जाएगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन, सॉल्व करने पर एक्स की जो वैल्यू आती है उसे क्या कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स मतलब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई। तो तीनों का मतलब क्या है, ये सेम है। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बार। अब मुझे एक बात बताइएगा कि अगर कोई आपसे पूछे
फॉर लीनियर इक्वेशन, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? फॉर लीनियर इक्वेशन, हाउ मेनी जीरोज, जीरोज बोलो, रूट्स बोलो, या वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, will we have? How many zeros, roots, value of x will we have? बताओ क्या होगा? अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो क्या होगा? एक होगा, एक से ज्यादा हो नहीं सकता। क्लियर है? और उसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला कैसा दिखता है? Lx प्लस m इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब कहेंगे सर इसे क्या हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0? नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, x/7 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 5। बोले सर ऐसा तो दिख नहीं रहा। बस आप देखो कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। बस ये आपका लीनियर है। चलिए सिंपल करके देखते हैं। अगर मैं सिंपल करता हूँ तो क्या होगा? 21, ये गुना होगा तो 3x, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 5। 3x माइनस 56, ये उधर हो जाएगा तो 105। 3x 1 6 161। देखो आया इस फॉर्मेट में, देखो तो। और इधर मैं इसको अगर लेके आ जाऊँ तो -161 इज इक्वल टू 0। और ज़्यादा सिंपल करेंगे तो ब्रैकेट में 161 लिख के, क्या देखो मैंने Lx प्लस m बराबर 0 करके दिखाया इसको। तो जितने भी लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो किसी रूप में अजीब से क्यों ना दिखते हो, अगर उसको सॉल्व किया जाए तो अंत में उसका फॉर्मेट क्या होगा? Lx प्लस m बराबर 0 ही होगा। क्लियर है? अब कहेंगे सर आपका टॉपिक का नाम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जो कह रहे थे। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब लीनियर इक्वेशन क्यों समझा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आप जीरोज, रूट और वैल्यू ऑफ एक्स को समझ पाएँ। तो लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर कितना है एक्स की? 1। यानी एक्स को जितना भी तुम सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, एक्स की एक ही वैल्यू आएंगी, चाहे किसी मेथड से करो। अगर मैंने इसको अलग मेथड से सॉल्व किया, इसी क्वेश्चन को मैंने अलग मेथड से सॉल्व किया, आपने अलग मेथड से सॉल्व किया, किसी और ने किसी अलग मेथड से सॉल्व किया, तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन सबका आंसर क्या होगा? सेम आएगा। और जैसे उस वैल्यू को मैं इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए उसे कहते हैं जीरोज। तो हाउ मेनी जीरोज अ लीनियर इक्वेशन है? 1। क्लियर है कि डाउट है? अब देखिए हम लोग जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ आ रहा, जस्ट मैं आपसे जो पूछता हूँ वो बताइए। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसके वैल्यू फिक्स ना हो। देखिए ABC का हम लोग फिक्स मानते हैं, तो कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक, x। सिर्फ वेरिएबल क्या है? एक ही है। इसके अंदर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वेरिएबल कौन है बताओ तो? पावर वो अलग है, वेरिएबल कौन दिख रहा है? सर x ही वेरिएबल है और कुछ नहीं। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट यानी जो फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट बोला जाए या फिर क्या कहा जाए? फिक्स्ड वैल्यू है। कौन है? a है, b है और क्लियर है या डाउट है? क्लियर हो गया? अच्छा अब कहेंगे सर इसके अंदर आप इसको खाली देख के बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कहा जाए या हाँ, तो डिग्री कितने क्या आपने क्या कहा? 2। क्यों 2 कहा आपने? क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, बात सुनो, हाईएस्ट पावर किसका देखना है? वेरिएबल का देखना है, ठीक है, कांस्टेंट का नहीं देखना। मैंने वेरिएबल का देखा, कितना हट हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स डिग्री 2 है। इसका मतलब डिग्री 1 था यानी x की एक ही वैल्यू आती थी, डिग्री 2 है मतलब x की 2 वैल्यू आएगी। इट मीन, मैं लिखता हूं, इट मीन वेरिएबल हैव 2 values always।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वैल्यूज आते हैं वेरिएबल के? दो वेरिएबल के दो वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। यानी इसी को मैं क्या कहता था, वैल्यू को मैं क्या कहता था, याद है? जीरोस कहता था ना, रूट्स कहता था, वैल्यू ऑफ एक्स कहता था, ठीक है। हाँ या ना? तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की दो वैल्यू आएंगी। x की कितनी वैल्यू आएंगी? ठीक है, x की दो वैल्यू आएंगी। चलिए इस दोनों वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? एक वैल्यू को मानेंगे अल्फा और एक वैल्यू को क्या कहेंगे? अब तो देख के डर लग रहा है, सर क्या क्या दे रहे हैं आप। कुछ बात नहीं, तो ध्यान से पेशेंसली खाली देखिए। ऐसी कितनी वैल्यू हो गई? दो, अल्फा और बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या हो सकता है? अब केसेस देखो, ये अल्फा और बीटा कैसा हो सकता है? एक्स की दो वैल्यूज है, अल्फा और बीटा, यानी सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू आ गई। तो हो सकता है कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर ना हो। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? एक्स बराबर मान लेते, एक बार 2 आया और एक बार क्या आ गया? -5 आ गया, कुछ भी, यानी दोनों वैल्यू अलग अलग आई। यानी अल्फा यानी 2 मान लेते हैं, तो बीटा को क्या मानना पड़ेगा? बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे x की एक वैल्यू को अल्फा मान लूँ, इसको क्या मान लूँ मैं? अल्फा, और इसको क्या मान लूँ मैं? बीटा। बात सुनिए, समझ पा रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी दो वैल्यू आती है, दोनों वैल्यू को क्या मान लिया जाता है? एक को अल्फा मान लिया जाता है, एक को बीटा मान लिया जाता है। और मैं पहला केस क्या लेके चलता हूँ? केसेस में पहला केस में लेके चलता हूँ कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, यानी एक x की वैल्यू अल्फा आ रही है और एक की जो बीटा आ रही है, अल्फा की वैल्यू है मान लीजिए 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है? -5। ठीक है, आप इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। x की वैल्यू जो 2 है ना, इसी 2 को मैंने क्या मान लिया है? अल्फा मान लिया। इसी 2 को क्या मान लिया गया है? अल्फा। और x की वैल्यू जो दूसरी -5 है, तो इसको क्या मान लिया गया है? कुछ भी आ सकता है, कहने का मतलब दोनों अलग होना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है? अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब x को अगर मैं सॉल्व करूँ, इसकी देखो बात सुनो, इसने कहा इसके दो वैल्यूज आएंगी, हम लोग सवाल भी करेंगे उसके ऊपर। अभी इसकी दो वैल्यू आएंगी, हो सकता है कि दोनों वैल्यू आ जाए कितना? 3 और 3 क्या आ गया? यानी इसके अंदर दो वैल्यू दोनों ही सेम आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि सर अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू इसकी आ रही है, दोनों को दोनों क्या है? सेम है। हाँ यार ना, यही है आपको समझना थोड़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने जैसे देखा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, यानी डिग्री किसकी क्या हो गई? 2 है। तो जिसकी डिग्री 2 है, यानी इससे मेरा एक नॉलेज आ गया, एक्स की दो वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसे कितनी वैल्यूज आएंगी? दो वैल्यूज होंगी, और दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। अब देखो दिखने में ये नहीं कि 2 और 5 हो सकता है 2 हो, एक -7/11 हो, एक 1/3 और एक 5/3 हो, कुछ भी हो सकता है। और दो वैल्यू इस तरह से आ सकती हैं। डिग्री क्या है? जीरोस क्या है? यानी कहने का मतलब इसमें दो ऐसी वैल्यू आएंगे, जैसे अल्फा डाल के मैं इस इक्वेशन को डालूंगा तो 0 हो जाएगा, बीटा भी डालेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन कैसा दिखता है? ये क्या है? जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा चलिए, अब इसमें थोड़ा कुछ बातें और कर लेते हैं। पहली बात ये है कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अच्छा, बात करते हैं कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट कहने का मतलब है कि उसके अलावा उस टर्म में और कौन है। कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है? उसके अलावा उस टर्म में और कौन है। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर आप देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? मेरा सेकेंड टर्म है। और ये क्या है? मेरा थर्ड टर्म है। टर्म को कौन सेपरेट करता है? साइन, प्लस और माइनस ही सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई नहीं। तो ये मैं फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अगर मैं बात करूं x² का कोफिशिएंट कौन होगा? x² का मैं बात करूं क्या? कोएफिशिएंट कौन होगा बताइए तो? कोएफिशिएंट मतलब उसको छोड़ के उसके साथ। और याद रखिएगा आपका इक्वेशन हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो x² का कोएफिशिएंट कौन होगा? x का कोएफिशिएंट कौन होगा?
और इसके पास कुछ नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ इसे कांस्टेंट टर्म। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट टर्म या x का पावर 0 का कोफिशिएंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? c। अब मैं आपको थोड़ा एक तो सॉल्व करना बताता हूँ। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? x का -9। क्यों -9 हुआ? वेरी गुड। आज उसका आगे का टर्म माइनस में, साइन उसका माइनस में, और कांस्टेंट टर्म क्लियर है। चलिए अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स इक्वल टू 5। अब एक्स का 1 है और सेकंड का एक्स स्क्वायर का 1 कह रहे हैं, सेकंड टर्म का -3/2 और कांस्टेंट टर्म 5 गलत है ही नहीं तो। इस सबको इधर की इक्वेशन आपका क्या होगा? इस फॉर्मेट में इधर 0 होना चाहिए। क्या उस साइड में 0 है? -5 इधर लेके आना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, एक्स का हो गया -3/2, और यहाँ पे कांस्टेंट यानी एक्स का 0 कितना हो गया? -5। क्लियर है? हाँ या ना? तो कोफिशिएंट और टर्म में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी की। आप लोग वीडियो पॉज करके उसमें लिख लीजिए घर में, ठीक? डिग्री हो गया, या फिर जो पढ़ा रहे उसी में लिखते रहिए। डिग्री क्या है? 2 बता दिया गया। अब सेकंड बात हो रही है कि सर डिग्री जब बता दिए, अब मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखेगा ना तो आपको एक बहुत बड़ी बात उसमें कह देगा। क्या? a इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है तो ये लिख दिया जाता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बोले मतलब कहने का मतलब a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो क्या हो जाएगा बताओ तो? अगर 0 कर देते हैं कोफिशिएंट तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना। अगर मैंने कहा है, देखो ये कंडीशन बहुत स्ट्रांग मार्क है, इंपॉर्टेंट सवाल में लिखा रहता है सब चीज़, तब तो सवाल समझ आना चाहिए ऐसा क्यों कह रहा है। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो तो मैं 0 लिख दे रहा हूँ, तो मेरा इक्वेशन 0 से कुछ भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0। लिखने की जरूरत नहीं, 0 है तब। अब बताइए कौन सा इक्वेशन है ये? लीनियर, क्योंकि डिग्री के आगे 1। इसीलिए आपको इक्वेशन जब भी क्वाड्रेटिक दिया रहेगा बगल में लिख देता है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चा लोग समझ नहीं पाता। यानी कहा गया कि आपका गोल्डन रूल यहाँ पे आ गया आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है बस। तो क्या b 0 हो सकता है? देखते हैं। अगर मैं केस लेता हूँ जहाँ पे मैं b को 0 कर दूँ तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, कोई बता पाएगा? पहले क्या लिखेंगे? a एक्स स्क्वायर फिर प्लस 0x प्लस c इक्वल टू 0। तो 0 से गुना पे 0 हो जाएगा। a एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा बताओ कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं c को 0 मान लूँ तो क्या हो जाए? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 इक्वल टू, ठीक, तो हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यानी इस केस में भी बनेगा और इस केस में, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो जाए चलेगा। देखो मैंने खाली b को 0 किया था, यहाँ पे किसको 0 किया? खाली c को 0 किया। अच्छा अगर क्या हो जब b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ तो? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
जिस फॉर्मेट के हिसाब से हम समझ रहे चीज़ों को, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं आपसे कह दूं, बात सुनो, अगर मैं आपसे कह दूं इस तरह से एक सवाल में दे दूं, अगर मैं कहता हूं के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या होगी, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर के की, अगर कहते हैं के की वैल्यू अगर 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सवाल आता है फॉर विच वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखेंगे, व्हेन k इक्वल टू 0 द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। और ये आपका एमसीक्यू का सवाल है, माध्यमिक का सवाल है। देखिए पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आप इस माध्यमिक का एक सवाल कर पा रहे, ठीक है। आज का सवाल इस तरह का आता है, जनरली आपका जो सवाल है ना इस तरह से आता है, मैं बता रहा हूँ। k माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब सवाल आएगा फॉर विच वैल्यू ऑफ k गिवन इक्वेशन नेवर बी क्वाड्रेटिक। आप बता पाएंगे k की वैल्यू क्या होगी, तो पूरा इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब मेरे दिमाग में एक चीज चलता है कि सर अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो मेरा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हाँ या ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होने का एक ही कंडीशन अभी तक हम लोग को पता है, क्या पता है, a की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा a के जगह पे कौन खड़ा है, ध्यान से देखो, k माइनस 3। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k माइनस 3। और हम लोग को बोला k की वैल्यू 0 नहीं करने के लिए, अगर मैं k कर दूं इफ a इक्वल टू 0, यानी k माइनस 3 की वैल्यू क्या हो गई, तो k की वैल्यू क्या हो गई 3। अगर मैं k की वैल्यू 3 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सवाल है फॉर विच वैल्यू ऑफ k गिवन इक्वेशन इज नेवर बी क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखेंगे आप, k की वैल्यू 3। और ये एक अगर वैसा दिया जाता तो 1 नंबर का, अगर ऐसा आएगा तो 1 भी हो सकता है और 2 नंबर का भी सवाल हो सकता है। सवाल में कुछ था, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, पूरा नोट डाउन कर लो। देखिए आप लोगों को ये चैप्टर शुरू होने के पहले मैंने क्या करवाया था, मिडिल टर्म फैक्टर कराया था, वैनिशिंग मेथड कराए थे, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। उससे आप क्या निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे, याद आ रहा है, हाँ या ना। अब इस देखिए आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मान लेते हैं अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे, मैंने पढ़ाया आपको मिडिल टर्म फैक्टर में। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं कि सर बिना सॉल्व किए मुझे x की वैल्यू चाहिए, बिना सॉल्व किए पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे बात कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उतारते जाइएगा, कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और इसका सिंबल होता है इस तरह से डी। अब कहेंगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, इट सिग्निफाई नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। बात सुनिए, ये क्या बता रहा है, सिग्निफाई नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें जो रूट्स का नेचर आएगा, रूट्स मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यू को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यू को। उसका नेचर क्या होगा, कहने का मतलब क्या, सुनिएगा इधर देखिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है या ना। इसमें जो वैल्यू निकलेगी एक्स की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी, नो डाउट। उसका नेचर कैसा होगा, नेचर स्वभाव कैसा होगा, मतलब इसका नेचर जो हो रहा है, नेचर ऑफ एक्स, नेचर ऑफ क्या कहेंगे उसे, रूट्स कहेंगे, जीरोस कहेंगे, वैल्यूज ऑफ एक्स कहेंगे। चलिए समझ आ रहा है आपको, ठीक है। वो कैसा नेचर का होगा, नेचर 2 चीजें होती है इसमें, नेचर कितने बनती है, 3 नेचर बनता है, केस 1
डी की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्क्रिमिनेंट है, जैसे नेचर क्या होगा, ये जो नेचर तीन तरह की हो सकती है। पहला, बोथ रूट्स आर डिफरेंट, बोथ रूट्स आर क्या हो गया, डिफरेंट, यानी अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या सेम होगी, नहीं, कट गया, जीरो, इक्वल लिख के काट देंगे, नॉट इक्वल टू बी, यानी दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग, एक 2 है तो 3 है, एक 5 है तो कुछ भी एक दूसरा लिख दो। लेकिन इसके साथ ही साथ बोथ आर डिफरेंट बट रियल, बट रियल कहने का मतलब क्या हुआ, बात सुनिए, उसी को रियल कहा जा सकता है जिसको आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये रियल वैल्यूज में क्या है, सारे प्लस वाले नंबर, सारे माइनस वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, सारे वैल्यू है। 2.333 इस तरह से चलने वाले रेकरिंग नंबर भी इसके अंदर आते हैं, √5, √11, ये सभी रियल नंबर है, ये सभी क्या आपके, ये सब रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला नेचर क्या होगा, बोथ रूट्स आर डिफरेंट बट रियल। दूसरा केस क्या हो सकता है पता है, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल भी और, यानी कहने का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है, क्लियर है, ये भी 2 तो वो भी 2, ये 3 तो वो भी 3। तीसरा क्या है, जो पढ़ाना नहीं होता हम लोग को, मैंने स्टार मार्क कर दी, इसको पढ़ना नहीं होता है, बस ये आता है कभी कभी, आपको जस्ट नेचर लिख के छोड़ देना पड़ता है। इमेजिनरी रूट क्या कहा जाएगा, इमेजिनरी रूट आपको क्लास 11 में पढ़ना है। क्या इस कैसे पता चलेगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बच जाएगा, क्या बच जाएगा, नेगेटिव में एक्स बच जाएगा, कुछ भी नेगेटिव में कोई नंबर बच जाएगा, ठीक है, एक्स यानी कोई वेरिएबल के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, नेगेटिव में कुछ अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ नेगेटिव है बस, उसके अंदर बच गया, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब कहेंगे सर समझ कैसे आएगा, बात सुनिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट, बहुत बार आपको सवाल आता है, ठीक है, फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स, तुम्हें सॉल्व नहीं करने के लिए कहा कि उसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे जस्ट क्या कहा, उसका स्वभाव कैसा है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपके मोहल्ले में जो एक सबसे गुस्से वाला व्यक्ति है, उसका स्वभाव मतलब क्या, एक जो व्यक्ति है जो बहुत ही हष्ट पुष्ट है, उसका स्वभाव कैसा है, तो उसका स्वभाव जानने के लिए आपको उससे बात करना, उसे नहीं, जैसे आप उसके बारे में पता लगा, जब बता दीजिए क्या है, समझा पाए। तो इसमें बहुत बार सवाल दे देगा ना आपको जब, तो आपको ये नहीं कहेगा सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, नहीं, एकदम नहीं, आपसे क्या कहा जाएगा, पहले उसका स्वभाव बताओ, उसका नेचर बताओ, किस नेचर में बिलोंग करता है, उसके बाद अगर सॉल्व किया जा सकता है तो सॉल्व करो, क्योंकि बहुत बार सवाल इसमें आ जाके रुक जाता है। तो जैसे कहेंगे इमेजिनरी रूट है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब कहेंगे सर इससे कैसे निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या ब्रैकेट में आपको बोल सकता हूँ कि ये a, ये b और ये c, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, जैसे 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो जब आप b² - 4ac यानी d को सॉल्व करेंगे तो d की 3 वैल्यूज आती हैं, d की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3। पहला केस कहता है कि d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। देखो बहुत लोग को ये साइन नहीं समझ आता, जैसे इसको समझ लिए क्रोकोडाइल, जिधर मुंह खुला वो बड़ा, जिधर मुंह बंद है वो क्या है, छोटा। तो d की वैल्यू बड़ा है, 0 से क्या है, d क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ, यानी d 0 से बड़ा है, तो d जब 0 से बड़ा होगा तो पता क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल एंड, बताओ तो कौन सा केस था ये, पहला वाला, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तुमने जैसे इसको जैसे आपने इसको सॉल्व किया, जैसे आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया और आपकी d की वैल्यू क्या आ गई, एग्जैक्टली 0 आ गई, तो मैं क्या कहूँगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड। तीसरा क्या हो सकता है, लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट आपको पढ़ना ही नहीं है। अब ये क्या होगा, इसको आप इसको
इस तरह के ब्रैकेट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए थोड़ा सा और बाकी इंट्रोडक्शन कर लेंगे, वो भी नोट कर लिया था। चलिए देखिए, आपसे जो कहा जा रहा था आपको कि हम लोगों को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी एक जनरल इक्वेशन दिया गया। आपसे पहले क्या कहा गया, बिना सॉल्व करके बताइए उसका नेचर क्या है। तो चलिए मैंने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी आ सकता है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल आ सकता है, इमेजिनरी में सॉल्व नहीं करता पड़ता। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया इसको सॉल्व करके इसके दोनों रूट्स बताइए। तो मैं इसको अगर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या लिखता हूँ, देखिए तो 5 + 1 बिल्डअप आता है कि नहीं, आप लोगों को पढ़ाया गया है। ये एक्स यहाँ पे लिख दिया, छूट गया था। अब बताइए, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कभी 0 नहीं होता, ये तो सबको पता है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ ही नहीं सकता। ये कब आएगा, 0 से किसी को मल्टीप्लाई किया जाए। यानी कहने का मतलब आइदर x + 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो उधर जाएगा तो -5, और x + 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -, यानी x की कितनी वैल्यू आई, यानी क्या वो रियल है, बट माइनस देख के ये मत बोलिए कि अनरियल है, रियल है। अब मैं आपसे बोलूँ कि नहीं, कुछ कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे इस चैप्टर में आपको जहाँ पे मिडिल टर्म एकदम पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि कौन सी वैल्यूज को रखा जाए, तो कैसे बनाया जाए। तो एक फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है, उस फॉर्मूला को बनाइए, मिडिल टर्म हो कैसा भी टर्म हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैल्यू आ जाएगा, उसमें सोचना ही नहीं है, जस्ट आपने फॉर्मूला लगाया बन गया। उसे कहते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या कहा जाता है उसे, श्रीधर आचार्य मेथड। देखिएगा, श्रीधर आचार्य मेथड। अब बात सुनिएगा, सोचो हमारा इंडिया कितना अच्छा प्ले स्कॉलर था, तब उन्होंने ये बताया था। श्रीधराचार्य क्या कहता है, श्रीधराचार्य कहते हैं कि बिना अब मैं बता रहा हूँ, देखिए कभी कभी आप सवाल को ना मिडिल टर्म से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल आपको बोर्ड्स में इस तरह आते हैं कि जहाँ पे क्या देता है, सॉल्व बाय श्रीधराचार्य, तो वो करना ही पड़ेगा। तो आप अगर ये मेथड से बनाते हो तो सब से चलेगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब इस मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो पता है एक्स की वैल्यू कैसे आती है, ऐसे आती है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। अब कहेंगे सर कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, देखिए इसमें कुछ कुछ देखा देखा लग रहा होगा। दिखा, ठीक है। अच्छा था, मुझे डिस्क्रिमिनेंट वाला दिखाया था, मैंने क्या लिखाया था आपको, लेस देन 0 यानी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए था, ये तो ठीक है। तो यही डिस्क्रिमिनेंट है ना, ध्यान से देखिए, यही डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे है ना। बहुत बार आपसे नेचर कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे बताइए तो, -b प्लस माइनस उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो और वहाँ वैल्यू पुटअप कर देना। देखो एक ही ना बात हुआ, ठीक है। अब कहेंगे सर सॉल्व करके दिखाइए, समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को, तब तक आप समझ नहीं सकते जब तक कि आप सॉल्व ना कर ले। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पर इस जगह पे, इस क्वेश्चन को बगल में रखते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे आपको इस तरह से लिख दूं, आप बता सकते हैं ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, ए 1 है क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, बी कौन है और सी क्या है 5। तो चलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac ना, देखिएगा b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी थी 6 का स्क्वायर, 4 a के जगह पे 1, c के जगह पे 5, 36 - 20, ठीक है। b² - 4ac, 4 5 = 20, 4 5 = 20, वही सोच रहे थे 16। d की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब x में डालो -b, माइनस b के जगह पे क्या लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट d के जगह पे क्या लिखेंगे 16, 2 a के जगह पे क्या लिखेंगे 1।
तो क्या -6 प्लस माइनस, अब बताओ √16 से निकलेगा। देखिए √16 मैंने क्या कहा था, याद आ रहा है? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा था? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता तो मैं इमेजिनरी हो जाता। तो क्या 16 का तो मुझे पता है 4 निकलता है। 4 4 जा 16, √16 क्या होता है? 4 × 4 यानी हो जाएगा 4। डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। जहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा नेगेटिव हो जाता है वो। 4 आएगा। क्या आएगा ये? तो इसकी वैल्यू लिखते हैं 4, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस बनती है। आइदर क्या होगा, एक बार प्लस लेके काम करेंगे, एक बार क्या लेके काम करेंगे। एक बार जब प्लस लेंगे तो क्या होगा बताओ? -6 प्लस 4/2 -2/2 कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू की -1। ये 2 से 2 डिवाइड होने पे 1 आता है, माइनस होने पे ना 0 होता है। और वाले केस में अगर मैं बात करता हूँ इसकी में, तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? एक्स प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला लेना है। -6 -/2 10/2 एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस। अब बताइए, बहुत इजी है, मिडिल टर्म से ज्यादा इसकी। देखिए कुछ मैं कह रहा हूँ ना, कुछ मिडिल टर्म आपका ऐसा आ जाएगा कि आप वहाँ पे सोच ही नहीं पाइएगा। तो आप ये श्रीधराचार्य ऑल टाइम चलता है आपका, ठीक है? समझा पाए? नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए देखिएगा, हमारा जनरल इक्वेशन हमेशा क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी श्रीधराचार्य से? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यानी x की एक वैल्यू प्लस में निकलेगी, एक वैल्यू किस में निकलेगी? माइनस में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की एक वैल्यू को लिखता हूँ, x की एक वैल्यू को प्लस ले लेता हूँ, ठीक है? b² - 4ac/2a, ठीक है? और x की दूसरी वैल्यू जो हो रही है मैं नीचे लिख लेता हूँ, -b -√b² - 4ac/2a। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस है था, एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने क्या हुआ? x की दो वैल्यू आ रही थी, तो इन दो वैल्यू को क्या क्या नाम दिया गया? एक को अल्फा माना गया, एक को क्या माना गया? बीटा। एक को क्या माना गया है? तो मैं इसको इमेजिन कीजिए, मैं इस वैल्यू को क्या अल्फा मान लूं, इसको क्या मैं बीटा मान लूं? हाँ या ना? अब देखिए होता है ना कि जैसे अल्फा और बीटा को जोड़ा जाता है, क्या कहते हैं? दोनों रूट्स को क्या करते हैं? सम करते हैं। तो क्या होगा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो -b/a आता है। देखिए आपको सॉल्व नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करके एलसीएम निकालिए ना, 2a कॉमन निकल जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, -2b/2a आ जाता है, तो 2 कट के b/a आ जाता है। उतना सॉल्व नहीं है, जस्ट आपको रिजल्ट चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरा अल्फा क्या है, बीटा क्या है। आपको ये भी नहीं चाहिए, आपको इसके बाद सीधा ये चाहिए कि अगर ये इक्वेशन रहेगा तो अल्फा और बीटा क्या है बाबू? रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है? क्या है आपका? रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये अल्फा और बीटा क्या आपके? रूट्स ऑफ इक्वेशन। यानी s की वैल्यू 2 और 3 जिस तरह निकल रहा था, तो उन दोनों को सम करने से हमेशा क्या होता है? -b/a। और जैसे प्रोडक्ट करेंगे आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? c/a। इसे क्या कहते हैं सुनिएगा, इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स। क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन रूट्स। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा क्या रूट है ना, अल्फा और बीटा, तो मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ रूट की वैल्यू मेरा क्या है? -b/a है। मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है मेरा? देखो यही दो चीज को इन नामों से भी जाना जाता है, एक ही बात है दोनों। इसको ऐसे भी कहा जाता है, ऐसे भी कहा जाता है। और ये b/a c/a क्या इक्वेशन से निकाला गया? कहाँ से निकाला गया? अच्छा, मुझे अगर कहीं से रूट्स बता दिए दी जाए, जैसे आपने क्या क्या वैल्यू निकाला था बताओ तो? एक निकला था -1, एक निकला था -5। मान लो x की वैल्यू मेरा क्या निकला था? -1 और -5। ये तो रूट ही है ना, एक को अल्फा मान लेते, को बीटा मान लेते। अब मुझे रूट्स पता है, बोला बताओ इक्वेशन क्या था। इक्वेशन जो स्टार्टिंग में वो पूछा, कैसे निकालेंगे आप? देखिए जब रूट्स दिया रहे, इक्वेशन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस, देखो यहाँ पे माइनस होगा, सम ऑफ फिर x, फिर
इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या था, सम ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना। प्रोडक्ट रूट की जगह पे क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब कहेंगे सर फील नहीं आ रहा, लिख तो दिए मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे। तो चलिए इसको अल्फा बीटा की जरूरत नहीं फिलहाल यहाँ पे। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे रूट देखो, अभी तक क्या था, आपको इक्वेशन पता होता था, वैल्यू निकालनी होती थी। अब दोनों वैल्यू पता है आपको, इक्वेशन निकालने बोला है। तो चलिए देखते हैं एक्स क्या है बताओ तो इधर। अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं पहले ना। सम ऑफ रूट क्या था बाबू, माइनस बी बाई ए ना। प्रोडक्ट रूट क्या था मेरा, देखिए ये कैसे आ रहा है वो भी जरूरत नहीं है आपको, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। माइनस माइनस बी बाई ए और एक्स, सी बाई ए और 0। एलसीएम लेंगे ए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जी ए उधर 0 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू ए। यानी क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, क्लियर है। तो देखिए मैंने इससे क्या इक्वेशन आ गया मेरा, ठीक है। इसका जरूरत नहीं, इसको उतारना नहीं, आपको समझना था। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक्स की दो वैल्यू दे रही है, एक्स की दो वैल्यू आपको बता दी गई है, -1 और -5। फाइंड इक्वेशन, फाइंड, बताइए इक्वेशन क्या था। तो भाई सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, लेट कर लेंगे। मेरा पहला वैल्यू क्या था, अल्फा, दूसरी वैल्यू क्या थी मेरी, बीटा। तो मुझे क्या पता है, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है, मैं इक्वेशन ये था ना, तो मैं पहले से अलग से सम ऑफ द रूट निकाल लेता हूँ। यानी -1 प्लस -5, -1 प्लस -5 -6। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सॉरी प्रोडक्ट रूट क्या था, -1 और -5 ना। देखो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाली, क्योंकि इसको अल्फा माना, इसको मैंने क्या माना, बीटा। यहाँ तक समझ आ रहा है। प्रोडक्ट क्या हो गया, +5। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे ना। अगर मुझे सम ऑफ रूट भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है तो आएगा क्या, सम ऑफ रूट कितना था, -6, प्रोडक्ट रूट कितना था, 5। देखो इक्वेशन क्या वो यही था, देखो -1 प्लस 6x, देख लीजिए तो थोड़ा एक बार, रियल टर्म के समय जो आपने किया था यही था, है कि नहीं। तो आपने क्या देखा कि अगर आपको कहीं से रूट बता दी जाए तो आप उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो इस तरह हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा इंट्रोडक्शन, आप कह सकते हैं एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 1.5 तक, 1.1 से 1.5 के सारे इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्या किए हैं, कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे से हर चैप्टर कुछ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग बुक से कर लेंगे हम लोग, और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।